उस रात मुझे लगा कि मेरा भाई मेरे कमरे में एक साधारण बातचीत के लिए आ रहा है। मुझे प्रतिक्रिया देने के लिए लगभग कोई समय नहीं मिला। मेरा भाई अंदर आया, दरवाजे को पीछे से ताला लगा दिया और मैं बोलने से पहले ही वह करीब आ गया और ऐसे शब्द फुसफुसाए जिन्होंने मेरे पूरे शरीर को जला दिया। महीनों के बाद हमारे बीच का तनाव फूट पड़ा और उस रात सब कुछ हमेशा के लिए बदल गया। यह सब तब शुरू हुआ जब मैं महीनों बाद घर लौटा। केवल कुछ महीने हुए थे, लेकिन जब मैं गाड़ी लेकर ड्राइववे में आया तो ऐसा लगा जैसे मैं यादों की यात्रा कर रहा हूं, घर आने के बजाय। घर वैसा ही लग रहा था। कोनों के पास उखड़ती हुई सफेद पेंट, पुराना ओक का पेड़ अभी भी सामने के बगीचे पर झुका हुआ था, थके हुए दैत्य की तरह। लेकिन यह किसी तरह छोटा लग रहा था, मानो पूरी दुनिया मेरे बिना सिकुड़ गई हो। यहां तक कि हवा की गंध भी अलग थी। एक तीखापन था जिसे मैं याद नहीं कर पा रहा था, अकेलेपन की एक धुंधली धार। मैं वहीं पहिए के पीछे उतना समय बैठा रहा जितना मैंने चाहा था, स्टीयरिंग व्हील को जरूरत से ज्यादा जोर से पकड़े हुए अंदर जाने की हिम्मत जुटाने की कोशिश कर रहा था। मैं अपना बैग उठाने से पहले ही सामने का दरवाजा खुल गया। वहां वह खड़ा था, मेरा भाई, दरवाजे में खड़ा, मानो वह मेरे लिए इंतजार कर रहा हो। एक पल के लिए उसे देखकर मेरे दिमाग से हर विचार गायब हो गया। वह अलग लग रहा था, किसी तरह बड़ा लग रहा था। सिर्फ बड़ा नहीं, बल्कि विशाल, चौड़े कंधे, सादे काले टी शर्ट की आस्तीन को भरते हुए, बाल उनकी याद से ज्यादा उलझे हुए थे, लेकिन ऐसे में जैसे वह जानबूझकर ऐसा दिखना चाहते हों। उनके चेहरे की बचपन वाली गोलाई अब नहीं थी, अब तीखे कोने थे, जबड़े के साथ दाढ़ी की छाया थी, जिससे वह कहीं ऐसे लग रहे थे जहां मैं उनके पीछे नहीं जा सकता। और फिर वे चौड़े और आसानी से मुस्कुराए, और एक पल के लिए मैं यह झूठ बोल सकता था कि कुछ भी नहीं बदला। अंततः छोटू, उन्होंने आवाज में बुलाया। आवाज मेरी याद से ज्यादा खुरदुरी, गहरी। मैंने हल्का हंसी छोड़ी, खुद को बीच की दूरी पार करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए मजबूर किया। तुम्हें भी याद किया, बदमाश। वे आगे बढ़े और मैं सोचने से पहले ही उनकी बाहें मेरे चारों ओर एक गले मिलने में लिपट गईं, कसकर, मजबूत, स्थिर। मैं एक पल के लिए जम गया, इसकी ताकत से चौंक गया, जैसे मुझे थोड़ा जमीन से उठा लिया गया हो, जैसे यह कुछ भी ना हो। उनकी छाती मेरे खिलाफ गर्म थी, मजबूत थी, एक ऐसी तरह से जो डरावनी, सुरक्षा और खतरनाक अपरिचितता दोनों का एक साथ एहसास दे रही थी। मैं खुद को उनकी शर्ट के पीछे के हिस्से को पकड़े हुए पाया, जितना मैं चाहता था उससे ज्यादा कसकर। शायद यह समय के अलगाव के कारण था, शायद यह सिर्फ उन्हें बड़ा हुआ देखने का झटका था। बाद में मैंने खुद को यही बताया। वे तुरंत छोड़ नहीं रहे थे। उनके हाथ मेरी पीठ पर थोड़ी देर तक ठहरे रहे, उनकी उंगलियां मेरे जैकेट के कपड़े पर लिपटी रहीं, मानो वे अभी तक पीछे हटने के लिए तैयार न हों। जब वे अंत में मुझे नीचे रख दिए तो उनके हाथ मेरी बाजू के नीचे नीचे फिसल गए और फिर पूरी तरह से दूर हो गए, उनकी अनुपस्थिति में एक ठंडक छोड़ते हुए जिसने दोपहर की धूप में भी मुझे कांपने पर मजबूर कर दिया। तुम अलग लग रहे हो, उन्होंने कहा, आंखें मुझे स्कैन करते हुए, मानो वे हर बदलाव को सूचीबद्ध कर रहे हों। मैंने अजीब तरह से हंसी छोड़ी, अपने हाथ जेब में डालते हुए। तुम बोल रहे हो? तुम्हारे यहां तुम्हें क्या खिलाया जा रहा है? तुम विशालकाय हो। उन्होंने मुस्कुराते हुए अपनी बाजू को मोड़ा, एक तरह से कि उनकी आस्तीन का कपड़ा तन गया। कठिन परिश्रम, छोटे भाई। जब तुम शहर के बच्चे की तरह बनने के लिए बाहर रहते हो तो घर को खड़ा रखना होता है। उनकी आवाज में आसान चुटकुले का लहजा था, लेकिन उसके नीचे कुछ और उबल रहा था जिसने मेरी त्वचा को झुनझुनी छोड़ दी। मैंने ट्रंक से अपना डफल बैग उठाया और कंधे पर डाल लिया। उन्होंने बिना पूछे मेरे पास से ले लिया, आसानी से ताकत के साथ अपने कंधे पर फेंक दिया। जैसे हम घर की ओर चले
उन्होंने अपना कंधा मेरे कंधे से टकराया। एक परिचित इशारा, एक खेलने वाली चीज जो हम हमेशा करते थे, लेकिन अब यह वैसा नहीं लग रहा था। संपर्क भारी था, एक बीत के लिए ज्यादा देर तक ठहरा, जब तक कि वे पीछे नहीं हट गए। अंदर घर की गंध पुरानी लकड़ी और लॉन्ड्री डिटर्जेंट की थी, जैसे यादें हर इंच में भीगी हुई हों। मैं एक पल के लिए वहीं खड़ा रहा, परिचितता को अपने ऊपर बहने देते हुए, लेकिन अब यह ठीक नहीं बैठ रहा था। मानो एक जैकेट जिससे मैं बड़ा हो गया हूं, लेकिन इसे फेंकने का दिल नहीं कर रहा। भूख लगी है, उन्होंने प्रस्ताव रखा, मेरा बैग सीढ़ियों पर फेंकते हुए जो मेरे पुराने कमरे की ओर जाती थी। बहुत भूख लगी है, मैंने कहा। मेरा पेट इसकी पुष्टि में गुर्राया। जैसे हम रसोई में चले गए, मैंने उन्हें फिर से मुझे देखते हुए पकड़ा। उस तरह से नहीं जैसे आप किसी को देखते हैं जिसे आपने लंबे समय तक नहीं देखा है, बल्कि उस तरह से जिससे मेरी नब्ज धड़कने लगी। उनकी आंखें मेरे ऊपर से नहीं फिसली, वे ठहरी रहीं, हर गति का अनुसरण करते हुए, मानो वे मुझे याद कर रहे हों या मुझे उस चीज से तुलना कर रहे हों जिसे वे याद करते हैं और नए संस्करण को अजनबी पाते हों। मैंने कैबिनेट से प्लेटें निकालने में खुद को व्यस्त रखा, ये झूठ बोलते हुए कि मैं नहीं देख रहा, ये झूठ बोलते हुए कि मेरी त्वचा उनकी नजरों के भार के नीचे जल नहीं रही थी, ये झूठ बोलते हुए कि मुझे लग नहीं रहा था कि हमारे बीच की हवा गाढ़ी हो गई है, सांस लेने के लिए मुश्किल। वे टेबल पर बैठ गए, अपनी कुर्सी में पीछे की ओर झुके हुए, अपने सिर के पीछे हाथ जोड़े हुए, एक तरह से कि उनकी शर्त उनकी छाती पर तन गई। वे आराम से लग रहे थे, आराम से, लेकिन उनकी आंखों में तीखापन था, उनके जबड़े में तनाव था जो उनके आलसी फैलाव से मेल नहीं खाता था। हम खाते समय सब कुछ और कुछ भी के बारे में बात करते रहे, कक्षाओं, काम, पड़ोसियों के बारे में जिन्होंने नई कार खरीदी और इसके बारे में बहुत बात की। मैंने सही जगह पर हंसी छोड़ी, जहां चाहिए था वहां सिर हिलाया, लेकिन मेरा एक हिस्सा अंदर सिकुड़ा हुआ रहा, सतर्क, हर छोटे से शरीर की भाषा में बदलाव के प्रति अति सजग। यह मूर्खता थी, यह सिर्फ घर लौटने की घबराहट थी जो लंबे समय तक दूर रहने के बाद थी। यही मैंने खुद को बताया। बाद में जब सूरज पेड़ों के नीचे डूब गया और घर अपनी परिचित चरमराहट और सांस लेने में समा गया, तो हम लिविंग रूम मठा गया, फुटबॉल उछालते हुए खत्म हो गए, मानो हम फिर से बच्चे हों। इसकी सामान्यता ने मुझे आराम देना चाहिए था, इसके बजाय ये एक जाल जैसा लग रहा था, मानो दीवारें धीरे धीरे दब रही हों, हर फेंक, हर नजर के साथ तंग हो रही हों। एक पल में उन्होंने पकड़ नहीं और गेंद उनकी छाती से टकराकर फर्श पर लुढ़क गई। वे इसके पीछे झपटे, हंसते हुए, और मैंने भी झपटा, बाहों और हंसी के उलझाव में उनसे टकरा गया। उन्होंने मुझे आसानी से दबा दिया, मेरी कमर पर सवार होकर एक हाथ से मेरी कलाई को नीचे दबाए रखा, मानो यह कुछ भी ना हो। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं था। एक पल के लिए सब कुछ जम गया। मैं उनकी ओर ऊपर देख रहा था, बिना सांस के, उनके भार के नीचे दबा हुआ उनका चेहरा मेरे चेहरे से कुछ इंच दूर। उनकी मुस्कान डगमगा गई, कुछ नरम, ज्यादा खतरनाक में बदल गई। उनकी उंगलियों ने मेरी कलाई को और ज्यादा जोर से पकड़ लिया। हम दोनों ने न तो हिला न बोला। फिर वे हंसते हुए मुझसे दूर हट गए, मेरे बालों को उलझाते हुए, जैसे वे बचपन में करते थे। अभी भी कमजोर हो, मैं देख रहा हूं। मैंने एक हंसी छोड़ी, पेट के बल लुढ़क कर अपनी गर्दन पर चढ़ रहे लालपन को छिपाने के लिए। उन्होंने इसे नहीं देखा, वे नहीं देख सकते थे। उसके बाद रात आगे बढ़ी, लेकिन भावना नहीं गई। यदि कुछ है तो यह बढ़ गया। मेरे छाती में एक भारी गुनगुनाहट जो मुझे शांत बैठना मुश्किल बना रही थी, आसानी से सांस लेना मुश्किल। जब मैं अंत में खुद को ऊपर खींच ले गया और अपने पीछे दरवाजा बंद कर लिया, तो मैं लंबे समय तक उसके सहारे टिका रहा। दिल मेरी पसलियों के खिलाफ जोर जोर से धड़क रहा था। मैं अब सिर्फ छोटा भाई नहीं था, शायद मैं कभी वास्तव में नहीं था। पहला दिन वापस आना पर्याप्त अजीब था।
लेकिन उसके बाद के दिनों में चीजें वास्तव में बदलने लगी। शुरू में धीमा, इतना सूक्ष्म कि मैं झूठ बोल सकता था कि मैं ध्यान नहीं दे रहा हूं, लेकिन झूठ बोलना केवल इतने समय तक काम करता था और हर दिन खुद पर झूठ बोलना मुश्किल होता जा रहा था। यह उस तरह से शुरू हुआ जिस तरह से वह मुझे देखता था। पहले मैंने इसे साधारण भाईचारे की जिज्ञासा के रूप में देखा। आखिरकार मैं महीनों से दूर था। शायद वह देख रहा था कि क्या बदला है। शायद वह समय द्वारा हमारे बीच फैली दूरी को पाटने की कोशिश कर रहा था। यही मैंने खुद को बताया जब मैंने उसे एक सुबह रसोई में मुझे देखते हुए पकड़ा। टोस्टर हमारे बीच धीमे से गुनगुना रहा था। जब मैंने ऊपर देखा तो उनकी आंखें भाग नहीं गईं। उन्होंने मेरी नजर पकड़ रखी, स्थिर, बिना पलक झपकाए, जब तक कि टोस्ट ऊपर नहीं आया और जिस अदृश्य रेखा ने हमें बांधा था उसे नहीं तोड़ दिया। और यह सिर्फ ताकत ही नहीं थी, छूना भी था। छूना हमारे बढ़ने के साथ हमारी भाषा का हिस्सा रहा था। मारपीट, धक्का, बाजू मारना, यह आसान, सरल, बिना सोचे था। लेकिन अब जब वह मेरे पीछे से गुजरता था तो उसका हाथ मेरी पीठ पर एक बीट के लिए ज्यादा देर तक ठहरता था। जब वह मुझे ग्लास देता तो उसकी उंगलियां मेरी कलाई को छूती थीं और तुरंत छोड़ने के बजाय वे मेरी त्वचा पर गर्म और मजबूत तरीके से ठहरती थीं और फिर ऐसे छूटती थीं मानो वे खुद को हिलाने के लिए मजबूर कर रहे हों। सबसे बुरी बात यह थी कि मैं हर बार इसे महसूस करता था। उसकी गर्मी लंबे समय तक उसके जाने के बाद भी रहती थी, मेरी त्वचा में डूबती हुई एक ऐसे निशान के रूप में जो कोई नहीं देख सकता था। मैंने खुद को यह झूठ बोला कि मैं इसकी कल्पना कर रहा हूं। मैंने खुद को यह झूठ बोला कि यह सिर्फ घर वापस आने के बाद की घबराहट है, लेकिन बहाने जल्दी से टूटने लगे। एक दोपहर हम पुराने जमाने की तरह पिछवाड़े में कुश्ती लड़ रहे थे। यह मजेदार होना चाहिए था, ओब को जलाने का एक मूर्खतापूर्ण तरीका। उन्होंने मुझे आसानी से घसीटा, मुझे घास पर दबा दिया, मुझे उनके नीचे संघर्ष करते हुए, हंसते हुए। लेकिन जब मैंने लड़ाई बंद कर दी, उम्मीद करते हुए कि वे मुझे छोड़ देंगे, तो उन्होंने ऐसा नहीं किया। वे वहीं रहे। उनका शरीर मेरे शरीर को जमीन में दबा रहा था। उनके हाथ फिर से मेरी कलाई को घेर रहे थे, उसी तरह जैसे उन्होंने पहली रात किया था। उनकी हंसी खामोशी में बदल गई और जब मैंने उनकी ओर देखने के लिए अपना सिर मोड़ा तो मैंने उन्हें पहले से ही मुझे देखते हुए पाया। उनका चेहरा अपठनीय, आंखें कुछ ऐसे से भरी जिसे मैं नाम नहीं दे सकता था। वे मुझे एक पल बाद छोड़ देते हैं, एक गुर्राहट के साथ उठते हुए और मेरी टोपी मुझे फेंकते हुए, मानो कुछ नहीं हुआ हो। लेकिन मैं उतना समय तक वहीं लेटा रहा जितना मुझे चाहिए था, आकाश की ओर देखते हुए, ऐसा महसूस करते हुए कि जमीन मेरे नीचे अब उतनी मजबूत नहीं थी जितनी पहले थी। उस रात हम कॉफी टेबल के पीछे एक फिल्म चलते हुए कोच पर खत्म हो गए। हम दोनों वास्तव में ध्यान नहीं दे रहे थे। मैं तकियों पर फैल गया, पैर आराम से फैले हुए, और वे मेरे पास बैठ गए, इतने करीब कि हमारे कंधे टकरा गए। मैंने हिलाया नहीं, न ही उन्होंने। हमारे बीच की जगह चार्ज लग रही थी, एक अनकही चीज से भारी। उनकी जांघ मेरी जांघ से टकराई और उन्होंने पीछे नहीं हटा। इसके बजाय उन्होंने इसे वहीं रहने दिया। गर्म, ठोस, एक चुपचाप चुनौती जिसका जवाब देना मुझे नहीं पता था। एक पल में मैंने कॉफी टेबल से रिमोट लेने के लिए स्थानांतरित किया और जब मैं पीछे झुका तो हमारे शरीर टकरा गए। ज्यादा नहीं, अंगों का उलझाव, एक अजीब धक्का। लेकिन यह मुझे आधा उनके ऊपर फैला हुआ छोड़ गया। मेरी छाती उनके किनारे से टकरा रही थी। मेरा चेहरा उनके गले के गड्ढे के खतरनाक रूप से करीब था, जहां उनकी नब्ज तेज और स्थिर धड़क रही थी। मैं जम गया, वे भी। फिल्म चलती रही। नीली रोशनी दीवारों पर झिलमिला रही थी, लेकिन हम दोनों ने हिलाया नहीं। मैं अपनी बाजू पर उनके दिल की धड़कन महसूस कर सकता था, या शायद यह मेरा दिल था जो इतनी जोर से धड़क रहा था कि यह हमारे बीच गूंज रहा था। उनकी सांस एक बार रुक गई
और फिर वे इतना स्थानांतरित हुए कि मुझे बिना पीछे हटने का बहाना बनाए उनसे नीचे उतरने दें। फिर भी हम दोनों ने कुछ नहीं कहा। उसके बाद मैंने फिल्म पर ध्यान केंद्रित करने का झूठ बोला, लेकिन मैं आपको इसके बारे में एक भी बात नहीं बता सकता था। मैं सिर्फ इस बारे में सोच सकता था कि उनके शरीर का मेरे नीचे कैसा एहसास हुआ था। बहुत गर्म, बहुत मजबूत, बहुत परिचित, और फिर भी इतना पूरी तरह से अजनबी। मैं अभी भी उनके स्पर्श का भूत महसूस कर सकता था जहां हमारी त्वचा मिली थी। अभी भी उस साबुन और त्वचा की हल्की खुशबू को महसूस कर सकता था जो उनके साथ चिपकी थी। मैं इसे नोटिस करने के लिए चाहने के लिए खुद से नफरत करता था। अगले दिन इसे आसान नहीं बनाया। हम स्पर्श करने के बहाने ढूंढते रहे, गलियारे में एक दूसरे से टकराते हुए, किचन में पिज्जा के आखिरी टुकड़े पर आधा दिल से कुश्ती लड़ते हुए, जहां फैलने के लिए बहुत जगह होने के बावजूद बहुत करीब खड़े होते हुए। यह सिर्फ छूना नहीं था, हालांकि ये उस तरह से था जिस तरह से वह मुझे देखता था, न कि एक भाई की तरह। उनकी नजरें बहुत भारी थीं, बहुत इरादा था, मानो वे मेरे जबड़े के ढलान, मेरी गर्दन की रेखा, मेरे मुंह के मुड़ने का अध्ययन कर रहे हों जब मैं मुस्कुराता से बचने की कोशिश कर रहा हूं। और बदतर मैंने खुद को वापस देखते हुए पाया। पहले मैंने खुद को पकड़ा और अपनी आंखें दूर कर दी। शर्म से गाल लाल हो गए। लेकिन यह चोरी छिपे नजरों में, लंबी धीमी नजरों में होता रहा, जो निर्दोष होने के लिए 1 सेकंड से ज्यादा तक फैल गई। हर बार जब मैं उनकी नजरों से मिलता तो ऐसा लगता जैसे मेरे अंदर कुछ खतरनाक रूप से झुक गया हो, मानो मैं उस चट्टान के किनारे पर खड़ा हूं जिस पर चढ़ने का मेरा मतलब नहीं था। मैं रात भर छत को देखते हुए जागता रहा, अपने दिमाग में हर पल को दोहराते हुए, हर दुर्घटना जनित त्वचा का स्पर्श, हर लंबी नजर, हर आधी मुस्कान जो एक रहस्य की तरह लगती थी। मेरा शरीर इसकी भ्रम के साथ दर्द कर रहा था। चाहने और डर को इतना गाढ़ा करके बांध दिया गया कि मैं नहीं बता सकता था कि एक कहां समाप्त होता है और दूसरा शुरू होता है। मुझे इस तरह महसूस नहीं करना चाहिए था, उनके बारे में नहीं, कभी नहीं। लेकिन यह झूठ बोलना कि यह नहीं हो रहा था अब काम नहीं कर रहा था। चौथी रात तक एक और लंबे कुश्ती मैच और कोच पर अर्ध दुर्घटना जनित अंगों के उलझाव के बाद मुझे एक बात का यकीन हो गया, कुछ जो मुझे किसी भी चीज से ज्यादा डरा रहा था। हमारे बीच कुछ बदल रहा था और हम दोनों इसे रोक नहीं रहे थे। जब शुक्रवार आया तो हमारे बीच का तनाव व्यवहारिक रूप से एक जीवित चीज था, गाढ़ा और बेचैन, सतह के ठीक नीचे गुनगुना रहा था। मैं खुद को बताता रहा कि मैं इसकी कल्पना कर रहा हूं, कि यह कुछ भी नहीं है, बस घर लौटने की अजीबता है। उस जीवन में फिट होने की कोशिश कर रहा हूं जो मेरे बिना आगे बढ़ गया था। लेकिन गहराई में मुझे बेहतर पता था, कुछ चीजें जो एक बार आपके अंदर जड़ जमा लेती हैं, उन्हें आप अनुभव नहीं कर सकते। मां और पिता ने हफ्ते के अंत के लिए अपनी यात्रा की योजना कई हफ्तों से बना रखी थी, कुछ वर्षगांठ यात्रा जिसके बारे में वे महीनों से इशारा कर रहे थे, और इस तथ्य को बदलने के लिए कोई इच्छा नहीं थी कि वे हमें घर में अकेला छोड़ रहे थे। मैं उस दोपहर सामने की खिड़की के पास खड़ा था, उनकी गाड़ी को ड्राइववे से बाहर निकलते हुए देख रहा था। पिछली लाइटें सड़क पर गायब हो रही थीं और अपने छाती में एक अजीब डूबने का एहसास महसूस कर रहा था। घर मेरे चारों ओर आह भरता हुआ लग रहा था, उनकी अनुपस्थिति में सब कुछ निगलता हुआ। यह आराम देने वाली खामोशी नहीं थी, ये वह तरह की खामोशी थी जो विचारों, गलतियों, चीजों के लिए बहुत जगह छोड़ देती थी जिन्हें जोर से नहीं कहा जाना चाहिए। जब मैं वापस मुड़ा तो वह पहले से ही लिविंग रूम में था, फुटबॉल को आलसी आसानी से ऊपर उछालते और पकड़ते हुए गर्मी की नमी में उनकी शर्ट उनकी छाती से चिपक रही थी। मांसपेशियों और गति का आउटलाइन नजरअंदाज करने के लिए असंभव था। जब उन्होंने मेरी ओर ऊपर देखा तो उनके मुंह के कोने पर एक धीमी मुस्कान खिंच गई। मेरे इस्तेमाल की आम चिढ़ाने वाली मुस्कान नहीं,
बल्कि कुछ धीमा, भारी, कुछ ऐसा जिसने मेरे पेट को असहज तरीके से मोड़ दिया। अब बस तुम और मैं, छोटू, उन्होंने कहा। बिना चेतावनी के मेरी ओर गेंद फेंकते हुए मैंने रिफ्लेक्स से इसे पकड़ लिया, इसे अपनी छाती से ढाल की तरह चिपकाए रखा। हाँ, मैंने बुदबुदाया, अपनी आवाज में एक हल्कापन डालने की कोशिश करते हुए जो मैं महसूस नहीं कर रहा था। जब वे गायब हैं तो जगह को आग न लगाने की कोशिश करो, उन्होंने गले में कम चिल्लाया। धुएं की तरह मेरे चारों ओर लिपटी आवाज। कोई वादा नहीं। हम पुराने जमाने की तरह बाहर फुटबॉल उछालते हुए खत्म हो गए। सूरज नीचे था, आकाश को पिघले हुए सोने और नीले बैंगनी रंग में रंग रहा था। शुरू में यह लगभग सामान्य लग रहा था, फेंकने और पकड़ने की आसान लय, परिचित चीज का सरल आराम। लेकिन यह लंबे समय तक ऐसा नहीं रहा। उन्होंने तेजी से फेंकना शुरू कर दिया, हर पकड़ के साथ मुझे पीछे धकेलते हुए। मैंने घास पारते हैं अपने एड़ियों को गाड़ लिया, खुद पर हंसते हुए जब मैं उनके साथ मिलने के लिए लड़ रहा था। लेकिन जब मैंने अपनी पूरी ताकत के साथ गेंद वापस फेंकी तो उन्होंने एक हाथ से पकड़ लिया, दिखावा और आरोप लगाया। मेरे पास खुद को तैयार करने का समय नहीं था। जब तक उन्होंने मुझे जमीन पर नहीं घसीटा, मेरे फेफड़ों से सांस तेजी से निकल गई। हम घास पर जोर से टकराए, एक दूसरे में उलझे हुए। उनका भार मुझे नीचे दबा रहा था। वे हंसे, आवाज मेरे कान में खुरदुरी और सांस लेने में असमर्थ, और एक पल के लिए हम दोनों ने न हिला। दुनिया झुक गई। उनका शरीर मेरे शरीर के साथ दब गया। सभी गर्मी और कठोर मांसपेशियां, बहुत अधिक संपर्क, बहुत जानबूझकर दुर्घटना जनित के रूप में नजरअंदाज करने के लिए। उनके हाथ फिर से मेरी कलाई को ढूंढ लिए, उन्हें पहले की तरह जमीन पर दबाए रखा। लेकिन इस बार पीछे छिपने के लिए कोई आसान हंसी नहीं थी। उनका चेहरा मेरे ऊपर तैर रहा था, इतना करीब कि मैं उनकी ठोड़ी पर छोटे निशान को देख सकता था, वह जो उन्हें बचपन में साइकिल से गिरने पर मिला था। मेरे गाल के खिलाफ उनकी सांस की गर्म झलक महसूस करने के लिए करीब। मैं सांस नहीं ले सकता था, मैं हिल नहीं सकता था, और एक भयानक बिजली वाले पल के लिए मैं नहीं चाहता था उन्होंने इसे देखा होगा। घबराहट, भ्रम, क्योंकि वे अचानक मुझसे दूर हट गए, मुझ पर से लुढ़क कर पीठ के बल गिर गए एक कराह के साथ। धीमा हो रहा है छोटे भाई, उन्होंने कहा, आवाज तनी हुई, लगभग तनावपूर्ण। मैंने एक हंसी छोड़ी, जल्दी से बैठ गया और अपने जीन्स से धूल पोंछी। उनके छूने के जहां वह छुया था वहां मेरी त्वचा जल रही थी, और मेरी यादों से उनके निशान को मिटाने के लिए कितनी भी रगड़ नाकाफी थी। आकाश दूर में नीचे गरजा, जमीन के माध्यम से कंपन करते हुए एक गहरी चेतावनी की गुर्राहट, एक तूफान आ रहा था। मैंने विचलन का स्वागत किया। जैसे ही पहली बड़ी बूंदें गिरने लगीं, हम अंदर चले गए। छत को गहरे गोलों से छींटे मारते हुए ऊपर गरज फटी, और घर ने हमारे चारों ओर और तंग कर लिया। दीवारें करीब आ रही थीं, हवा बारिश की गंध और कुछ और से भारी थी, कुछ तीखा और अनकहा अंदर। हमने यह झूठ बोलने की कोशिश की कि सब कुछ सामान्य था। हमने रेफ्रिजरेटर को अवशेषों के लिए लूटा, तय करने के लिए बहस की कि कौन सी फिल्म डालनी है। फिर से बच्चों की तरह रिमोट पर कुश्ती लड़ी। लेकिन हर स्पर्श, हर नजर, हर सांस अब लोड लग गया था। एक ऊर्जा के साथ बज रहा था जिसका नाम मैं नहीं जानता था। जब एक खेल के दौरान हमारे खेल में उन्होंने मेरी कलाई पकड़ी तो उनकी उंगलियों ने बस इतना ज्यादा देर तक जोर दिया। जब वे मुझे कोच पर दबा देते हैं, हंसते हुए बिना सांस के, उनकी कमर मेरी कमर पर दबती है, जिससे मेरा दिल धड़कने लगता है और मेरा शरीर मुझे धोखा देता है। मैंने जरूरत से ज्यादा जोर से उन्हें धक्का दिया। दिल मेरी पसलियों के खिलाफ धड़क रहा था। शांत हो जाओ मैन, मैंने कहा, अपनी आवाज को स्थिर रखने की कोशिश करते हुए, टूटने से बचने की कोशिश करते हुए। उन्होंने इसे छोड़ दिया, कोच पर फैल गए, मानो उन्हें दुनिया की कोई परवाह न हो। लेकिन जैसे मैं खड़ा हुआ,
जैसे मैंने ऊपर कुछ जांचने के लिए कोई बहाना बनाया, वैसे ही उनकी आंखें मेरा पीछा करती रहीं। मैंने इरादतन ज्यादा जोर से दरवाजा बंद करते हुए अपने कमरे में भाग लिया। मेरी छाती दर्द कर रही थी। एक खोखला, चोट लगा हुआ एहसास वहां फैल रहा था। मैंने छोटी जगह में चलना शुरू कर दिया, अपने बालों में हाथ घुमाते हुए, अपने अंदर के अराजकता को समझने की कोशिश करते हुए। इसका कोई अर्थ नहीं था, यह नहीं हो सकता था, वह मेरा भाई था। और फिर भी मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं, एक तूफानी सांस खींची। मुझे अपना नियंत्रण वापस पाना था। मुझे अपने मूर्ख विश्वासघाती शरीर को रोकना था, जो चीजें महसूस कर रहा था जिन्हें वह महसूस नहीं थी, वरना चाहिए था। कुछ भी नहीं होने वाला था, कुछ नहीं हुआ था। यह बस था, बस घबराहट, बस इतने लंबे समय तक दूर रहने के बाद आने की अजीब अजीबता। मैं बिस्तर पर गिर गया, तकिए में अपना चेहरा छिपा लिया, नींद के आने और सब कुछ धोने की इच्छा करते हुए। कुछ समय के लिए बाहर का तूफान एकमात्र ध्वनि था। खिड़कियों पर बारिश की पीट, आकाश में आलसी खतरनाक लहरों में गरज। मैंने इस पर ध्यान केंद्रित किया, इसे एक जीवन रेखा की तरह पकड़ा, इसे अपने दिमाग में घूमते विचारों को डुबोने के लिए दिया, जैसे गिद्ध। मुझे लगता है कि मैं नींद के करीब ड्रिफ्ट कर गया, उस धुंधली भारहीन जगह में फंस गया जहां सपने वास्तविकता में रिसने लगते हैं। तभी मैंने यह सुना, नरम, लगभग हिचकिचाते हुए, गलियारे में फर्श की चरमराहट। मेरा दिल झटका और मैं धीरे धीरे ऊपर बैठ गया। हर तंत्रिका जाग उठी। मैं दरवाजे को देखता रहा, चौंधियाया हुआ, लगभग सांस नहीं ले रहा। एक और कदम, इस बार करीब, पुरानी लकड़ी के खिलाफ नंगे पैरों का नरम पैड। वह वहां था, दरवाजे के नीचे रोशनी की पतली पट्टी के ठीक बाहर खड़ा था। मुझे नहीं पता था कि मुझे क्या ज्यादा चाहिए, उसे दस्तक देने के लिए, अंदर आने के लिए, इस भयानक सुंदर भ्रम को समझने के लिए, कुछ कहने के लिए, या उसे चले जाने के लिए, पहले कि सब कुछ बिंदु के पार टूट जाए। मैंने कंबल को और कसकर पकड़ लिया। दिल मेरी पसलियों के खिलाफ धड़क रहा था, गला धूल की तरह सूखा हुआ। पैर वाले दरवाजे के ठीक बाहर रुक गए और फिर नोब थोड़ा सा घूमा, मानो यह देखने के लिए कि क्या यह खुलेगा। मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं। मेरे शरीर की हर मांसपेशी कसकर बंधी हुई इंतजार कर रही थी। और यह शुरुआत थी। नोब फिर से घूमा, इस बार धीमा, जानबूझकर और निश्चित, और मेरा दिल मेरे छाती में धड़क गया। मैं कंबल के नीचे जमा रहा, आधा बैठा, आधा सिमटा हुआ, दरवाजे को देखता रहा, मानो ऐसा करने से इसे बंद रखा जा सके। मेरे नीचे का फर्श थोड़ा सा झुक गया, हवा गाढ़ी और चाशनी जैसी थी। जब मैं अपने अंदर उठते डर को निगलने की कोशिश कर रहा था, तो मेरे गले में अटक गई। दरवाजा एक कम, दर्दनाक गुर्राहट के साथ खुल गया और मेरे कमरे के अंधेरे में रोशनी की एक पतली पट्टी फैल गई। बिना किसी शब्द के वह अंदर आया। उनके नंगे पैर पुराने लकड़ी के फर्श पर चुपचाप, उनके बाल उनके हाथों से खेलने के बाद की तरह उलझे हुए थे, और ढीली टी शर्ट उनकी छाती पर चिपकी थी, गर्दन के पास गीली जैसे वे चल रहे हों। उनकी छाती असमान रूप से ऊपर नीचे हो रही थी, मानो वे कुछ वापस रोक रहे हों, कुछ बहुत भारी नाम देने के लिए। एक पल के लिए वह दरवाजे के फ्रेम में खड़ा रहा, मुझे देखते हुए, मानो वे मुझे पहचान नहीं रहे हों, या शायद मानो वे कर रहे हों लेकिन ऐसा नहीं चाहते हों। उनके चेहरे पर भाव अपठनीय, कच्चा था। उनका हाथ पीछे की ओर बढ़ा, लगभग अनजाने में, दरवाजे को ढूंढते हुए, और फिर आंखों के संपर्क को न तोड़ते हुए उन्होंने इसे एक नरम, अंतिम क्लिक के साथ बंद कर दिया। ध्वनि छोटी थी, लेकिन यह कमरे में गूंजी, दूर कहीं गरजने से भी ज्यादा जोर से। मैं देखता रहा, हिल नहीं सका जब उन्होंने ताला लगाने के लिए हाथ बढ़ाया। उनकी उंगलियां धातु पर कांप रही थीं, लेकिन उन्होंने इसे फिर भी घुमा दिया। हमें चारों ओर एक शांत,
निर्दयी टक्कर के साथ अंदर बंद कर दिया। मैं तेजी से ऊपर बैठ गया। कंबल मेरी कमर के चारों ओर इकट्ठा हो गया। मेरा दिल कानों में इतनी जोर से धड़क रहा था कि यह हर चीज को डुबो रहा था। दीवारें करीब आ रही थीं, छत कम लग रही थी और हमारे बीच की हवा गाढ़ी हो गई, जब तक कि सांस लेना कपड़े के माध्यम से हवा चूसने की कोशिश करने जैसा नहीं लग रहा था। वह दरवाजे के पास थोड़ी देर और रहा। उनका हाथ अभी भी उस पर आराम कर रहा था, मानो वह खुद को स्थिर करने के लिए कुछ ठोस की जरूरत हो। फिर धीरे धीरे, लगभग दर्दनाक रूप से वे दूर हटे और एक झिझकते कदम पर एक कदम रखते हुए कमरे के पार चले गए, जब तक कि वे मेरे बिस्तर के दर इनारे पर खड़े न हो गए। इतना करीब कि मैं उनके शरीर की गर्मी को हमारे बीच की जगह में रिसते हुए महसूस कर सकता था। इतना करीब कि मैं उनकी त्वचा पर साबुन की हल्की खुशबू और बस उनके लिए विशिष्ट मिट्टी जैसी गंध महसूस कर सकता था। मैंने न तो हिला न सांस ली। मैं नहीं कर सकता था। बिस्तर के किनारे पर अपने घुटनों के बल नीचे बैठते हुए वे अपनी एड़ियों पर पीछे की ओर बैठ गए, अपनी उंगलियों को अपनी जांघों पर मुट्ठी में बंद कर लिया, मानो वे खुद को शारीरिक रूप से रोक रहे हों। उन्होंने अपना चेहरा मेरी ओर ऊपर किया और उनकी आंखों में नजर ने मुझे लगभग बिगाड़ दिया। मैंने उन्हें इस तरह पहले कभी नहीं देखा था। बेचैन, दर्द डरा हुआ उनका मुंह खुला, फिर बंद हो गया। उन्होंने कठिनाई से निगला, गला स्पष्ट रूप से ऊपर नीचे हो रहा था, और जब उन्होंने अंत में बोला तो यह एक ऐसी आवाज में था जो इतनी टूटी हुई और कच्ची थी कि यह लगभग उनकी नहीं लगती थी। मैं झूठ नहीं बोल सकता अब। उन्होंने फुसफुसाया। शब्द मेरे छाती के केंद्र में मारे गए, मुझे सांस लेने से रोक दिया। मैंने कंबल को इतना जोर से पकड़ लिया कि मेरी उंगलियों में दर्द होने लगा। किसी भी चीज को पकड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कमरा मुझे थोड़ा सा घूम रहा था। दुनिया सिकुड़ रही थी, जब तक कि उसके अलावा कुछ भी न रह गया। वहां घुटनों पर कांपते हुए 5 छोटे शब्दों से हम दोनों को नष्ट कर रहे थे। उन्होंने 1 सेकंड के लिए आंखें बंद की, खुद को इकट्ठा करते हुए फिर से खोल दी। वे कमजोर रोशनी के नीचे चमक रहे थे जो गलियारे से छन रही थी, और जो कुछ भी वे महसूस कर रहे थे वह इतना बड़ा था, इतना छिपाने के लिए असंभव था कि यह बिना किसी दया के उनसे बाहर आ गया। यह हमेशा तुम ही थे, उन्होंने कहा। इस कबूली ने उन्हें एक टूटी हुई हड्डी की तरह फाड़ दिया जो त्वचा के माध्यम से फाड़ रही है। सदमे ने पहले मुझे फाड़ दिया, तीखा, ठंडा, भ्रमित करने वाला। मैं इसे इतनी तेजी से संसाधित नहीं कर सकता था। मस्तिष्क में सही फाइल नहीं मिल सकती थी जिसमें मैं इसे डाल सकूं। ऐसा नहीं होता। भाई ऐसी बातें नहीं कहते, भाई ऐसी भावनाएं नहीं रखते। लेकिन सदमे के नीचे तेजी से और गर्म और भयानक उठ रहा था कुछ और। राहत। जितना भयानक था, मेरे अंदर का एक हिस्सा छाती के अंदर तने हुए गांठ को ढीला होते हुए महसूस कर रहा था, मानो मेरे पूरे जीवन भर ले जाया जा रहा। एक अदृश्य बोझ अचानक नाम दिया गया और उठा लिया गया। मैं उस हिस्से से नफरत करता था, इतना ज्यादा नफरत करता था कि मैं अपनी त्वचा से बाहर निकलना चाहता था, लेकिन वह वहां था। मैं इसे नकार नहीं सकता था। वे करीब आए। मैट्रेस उनके वजन के नीचे थोड़ा सा डूब गया। उनका हाथ आधे रास्ते ऊपर उठा, हमारे बीच गाढ़े चार्ज्ड हवा में कांपता हुआ। एक भयानक चक्करदार पल के लिए मुझे लगा कि वे मुझे छूने वाले हैं। मुझे लगा कि वे आखिरी कुछ इंच की दूरी को बंद कर देंगे और उस नाजुक सीमा को नष्ट कर देंगे जो अभी भी हमारे बीच खड़ी थी। और भगवान मेरी मदद करे, मैं चाहता था कि वे करें। उनकी उंगलियां मेरे गाल से इंच दूर ठहर गईं, इतना करीब कि उनकी गर्मी मेरी त्वचा को एक फुसफुसाहट की तरह छू रही थी। इतना करीब कि मैं उनकी उंगलियों के दाग, खुरदुरापन, कोमलता की कल्पना कर सकता था। अगर वे खुद को मुझे उस तरह छूने देते जैसा वे स्पष्ट रूप से चाहते थे तो ये कैसा लगता। लेकिन आखिरी पल में वे रुक गए। उनका हाथ लंबे, सांस रोके हुए एक धड़कन के लिए
कांपता रहा, फिर एक कसी हुई मुट्ठी में मुड़ गया और बेकार तरीके से उनकी गोद में गिर गया। उन्होंने अपना सिर झुका लिया, अपने माथे पर हथेली की एड़ी दबाई, मानो वे शारीरिक रूप से शर्म को अपने शरीर से निकाल सकते हों। उनका शरीर कांप उठा, उनके शरीर की हर रेखा दोष और चाहने और डर से तन गई। मुझे माफ कर दो, उन्होंने फुसफुसाया। खिड़की के शीशों पर बारिश के खटखटाने से थोड़ा भी ज्यादा ऊंचा नहीं। मैंने मुंह खोला, लेकिन कोई आवाज नहीं थी आई। मुझे नहीं पता था कि मैं क्या कहने वाला था। भले ही मैं बोल सकता, शब्द पर्याप्त बड़े नहीं थे, पर्याप्त साहसी नहीं थे जो हमारे बीच की खाली जगह को भर सकें। हम वहीं रहे, उस असहनीय खामोशी में बंद। वह अभी भी घुटनों पर कांप रहा था, मुट्ठियां अपनी जांघों पर दबाए हुए, मानो वह खुद को एक साथ रख सकता है अगर वह बस पर्याप्त मेहनत करे। मैं जमा हुआ दिल तेजी से धड़क रहा था, भागने और बढ़ने के बीच फंसा हुआ। बाहर तूफान नीचे की ओर गरजता रहा, कमरे को अपनी शोकपूर्ण आवाज से भर दिया। बारिश खिड़कियों को पीटती रही, एक निरंतर ध्वनि जो मेरी नब्ज की तेज अव्यवस्थित लय से मेल खाती थी। फिर भी हम दोनों ने नहीं हिला, फिर भी हम दोनों ने अंतिम तोड़ने वाली दूरी को बंद करने की हिम्मत नहीं की। हमारे बीच की हवा हर शब्द के साथ जीवंत थी जो हम कह नहीं सकते थे, हर भावना जो हम नाम नहीं दे सकते थे, हर सांस जो हम मलबे से चुरा रहे थे, जिसे हम छोड़ने वाले थे। और किसी तरह उस भयानक निलंबित पल में मुझे पता चल गया कि हम पहले से ही बहुत दूर चले गए थे। मैं नहीं हिल सकता था, मैं सांस नहीं ले सकता था। मेरा शरीर भागने की प्रतिक्रिया और ओवरवेलमिंग चाहने की जरूरत के बीच फंसा हुआ लग रहा था। और फिर भी वह धीरे धीरे हिचकिचाते हुए बढ़े। उनकी उंगलियों ने मेरे गाल को छू लिया, इतना हल्का कि मैंने इसकी कल्पना की होगी। अगर उस स्पर्श के बाद मेरी त्वचा जल नहीं रही होती, मैं पीछे नहीं हटा। इसके बजाय मैं उनके हाथ में झुक गया। गले में एक नरम टूटी हुई आवाज आ रही थी। उनकी सांस रुक गई। उनकी आंखें मेरी आंखों को बेचैनी से याचना करते हुए ढूंढ रही थीं, मानो वे मुझे धक्का देने के लिए इंतजार कर रहे हों, इसे खत्म करने के लिए, पहले कि यह वास्तव में शुरू हो। लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मैं उनकी ओर बढ़ा, अकड़ा हुआ, कांपता हुआ, उनकी टी शर्ट के गले के पास के कपड़े को मुट्ठी में बंद कर लिया, उन्हें अपने बचे हुए सभी ताकत के साथ करीब खींचा। वह एक गैस्प के साथ मेरे ऊपर गिर गया। हमारे मुंह एक ऐसे चुंबन में टकरा गए जो इतना तीव्र, इतना निराशाजनक था कि यह मेरे दिमाग की आखिरी समझ को नष्ट कर दिया। उनके हाथ मेरे चेहरे को खुरदुरे और कांपते हुए ढांचे में लिपटे हुए थे, मुझे गहराई से खींचते हुए, मानो वे मुझे करीब नहीं पा सकते थे, बिना मेरे सांस नहीं ले सकते थे। चुंबन अव्यवस्थित, तेज था, महीनों, शायद सालों की दफन लालसा से भरा था, जिसे हम दोनों ने कभी स्वीकार नहीं किया था। यह नरम नहीं था, यह नरम नहीं था, यह कच्चा और भूखा था। वह तरह का चुंबन जो निशान छोड़ता है और जलाता है और निशान लगाता है। मैंने उन्हें अपने सारे जोश के साथ चुंबन किया, उनके चारों ओर चिपके हुए, मानो वे मुझे एक साथ रखने वाली एकमात्र चीज हों। उनका मुंह मेरे मुंह के खिलाफ गर्म था। उनके हाथ घूम रहे थे, मेरे बालों में घुस रहे थे, नीचे रीढ़ की हड्डी पर, मेरी पसलियों पर, मानो वे मुझे हर इंच याद करने की जरूरत महसूस कर रहे हों, जब तक कि हम दोनों अपने संतुलन में ना आ जाएं। उन्होंने मुझे धीरे से बिस्तर पर धकेला, बिना चुंबन तोड़े मुझके साथ नीचे आते हुए, उनका शरीर एक घुटने के साथ मेरे ऊपर दबते हुए, जो लगभग दर्दनाक था। हमारे पैर अकड़े अकड़े उलझ गए, हमारी सांस तेज और असमान थी। बिस्तर हमारे नीचे धीरे से चरमरा रहा था, जब तक कि हमने काम किया। जब हम अंत में अलग हुए तो ये इसलिए नहीं था क्योंकि हम चाहते थे, ये इसलिए था क्योंकि सांस लेना एक लड़ाई थी जो हम दोनों हार रहे थे। वह करीब रहा, उनका माथा मेरे माथे के खिलाफ टिका हुआ, हमारी नाकें टकरा रही थीं, हमारी सांसें हमारे बीच
चार्ज्ड हवा में मिल रही थीं। उनकी उंगलियां बिना हिचकिचाहट के मेरी उंगलियों में घुस गईं, हम दोनों को उस वास्तविकता के साथ जमीन पर लाते हुए जिसे हमने अभी बनाया था। एक ऐसी वास्तविकता जिससे अब हम दोनों भाग नहीं सकते थे। मैंने अपनों पर हथेली को उनकी छाती पर दबाए रखा, जहां मैंने उनके दिल की धड़कन को तेजी से धड़कते हुए महसूस किया, उस तरह से महसूस किया जैसे वह सब कुछ नहीं कहने की ताकत के साथ कांप रहा था। मुझे बिना बोले पता चल गया कि वह मुझ जितना डरा हुआ था और छोड़ने के लिए इतना ही अनिच्छुक था। हमारे बीच कोई शब्द नहीं आए, कोई जरूरत नहीं थी। हर वह बात जो हम कह सकते थे वह पहले से ही उस चुंबन में लिखी जा चुकी थी जिसे हमने साझा किया था। इस तरह से जिस तरह से हम अब एक दूसरे से चिपके हुए थे, बिना सांस के और टूटे हुए, और उस तरह से पूर्ण जैसा हम पहले कभी नहीं थे। उन्होंने मेरे चेहरे को फिर से पकड़ा। उनकी उंगली मेरे गाल की हड्डी पर हल्के से चल रही थी। आदरपूर्ण और अविश्वासी, मानो वे अभी भी यकीन नहीं कर पा रहे थे कि मैं वास्तविक था। मैंने वहां के झुनझुनी के खिलाफ अपनी आंखें बंद कर लीं, अपना चेहरा उनके स्पर्श में थोड़ा सा मोड़ते हुए जो कुछ हमने अभी किया था उसके भार को अपनी छाती में भारी महसूस करते हुए, लेकिन कुछ और भी महसूस करते हुए, राहत, स्वीकृति। मेरे अंदर कुछ पुराना और डरा हुआ और कैदी मुक्त कर दिया गया था। उस पल जब उनके होंठ मेरे मुंह से टकराए, और अब जब यह बाहर था तो इसे फिर से अंधेरे में छिपाना संभव नहीं था। वह मेरे पास बैठ गया, मुझे धीरे से अपनी बाहों में खींच लिया, जब तक कि मेरा सिर उनकी छाती पर टिक न गया और मैं उनके दिल के जंगली गरज को सुन सकूं। उन्होंने अपना चेहरा मेरे बालों में छिपा लिया, मुझे सांस लेते हुए, मानो वे मेरे हर हिस्से को याद करने की कोशिश कर रहे हों। मैंने उन्हें करने दिया। मैं करीब घूमा, अपनी बाह उनकी कमर के चारों ओर लपेटी, उनके शरीर को धीरे धीरे मेरे खिलाफ आराम करते हुए महसूस किया। बाहर तूफान जारी रहा। बारिश खिड़कियों पर जंगली, क्रोधित लहरों में पीट रही थी, लेकिन अंदर इस छोटी नाजुक जगह में सब कुछ शांत था, सब कुछ वास्तविक था। हम ऐसे ही रहे जैसे कि हमेशा के लिए, बिस्तर पर एक दूसरे में उलझे हुए, शरीर करीब दबे हुए, एक ही सांसें, एक ही डर, एक ही असंभव अनिवार्य प्यार साझा करते हुए। वह नहीं भागा, मैंने उसे धक्का नहीं दिया, हमने बात नहीं की, कहने के लिए कुछ भी नहीं था। उस रात उसने दरवाजे के पीछे ताला लगा दिया था, हमें दुनिया के बाकी हिस्से से अलग कर दिया था, लेकिन उसने वास्तव में मेरे अंदर कुछ अनलॉक कर दिया था जो कभी फिर से सो नहीं पाएगा। अब क्या? हमें यहां से कहां जाना चाहिए? हम एक दूसरे का सामना कैसे करें, खुद का सामना कैसे करें, ये जानते हुए कि दुनिया को कभी समझ नहीं आएगा? मेरे पास उत्तर नहीं थे, शायद अभी भी नहीं है। मुझे बस इतना पता था कि हमारे बीच कुछ अपरिवर्तनीय हुआ था, कुछ सुंदर और भयानक, और पछतावे या इच्छा की कोई राशि इसे कभी उलट नहीं सकती थी। अगर तुम हमारी जगह होते तो तुम क्या करते? क्या तुम चले जाते और झूठ बोलते कि यह कभी नहीं हुआ? या कीमत चाहे जो भी हो, परिणाम चाहे जो भी हो, तुम रुकते?